चलिए, तो लास्ट क्लास कैसा क्वेश्चन था जो हम लोग का होमवर्क था? प्रोजेक्टाइल में बॉडी को थ्रो किया और बॉडी जब यहाँ पे एंटर किया, मतलब स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, उस समय की एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है। डाटा वेलोसिटी वगैरह का तो देना होगा। एक सेकंड रुक जाइए। ओके, वेलोसिटी की वैल्यू है 40√2, ठीक है, और एंगल है 45 डिग्री, यही है ना जी? बताइए, पहला स्टेप क्या होता था? हम लोग को ओमेगा निकालना है प्रोजेक्शन के अबाउट, यानी पॉइंट ओ के अबाउट। ओमेगा निकालते थे, कैसे निकालते थे? हाँ, v²। क्या बोल रहा है? तब ना तुम्हारा गलत आंसर आ गया। v² किधर से है? क्या होगा? ओमेगा कैसे निकालेंगे? v बाय, पर ये v कैसा लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे, है ना? परपेंडिकुलर टू क्या? पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। अब बस ये बातें अगर आपको याद है तो क्या दिक्कत है? बहुत ध्यान से समझिए। जब, और यही है पोजीशन वेक्टर, आर ही है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचा, जब पार्टिकल यहां पहुंचा, तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन होगा? आप खुद सोचो। ओरिजिन ये यहां से यहां मिलाने वाला, यही ना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो जिसको प्रोजेक्टाइल में रेंज बोलते हैं, वही हो गया यहाँ पर क्या? पोजीशन वेक्टर। बात समझ पा रहे हैं? सर्कुलर मोशन में जो रेडियस था वही हो गया था उसका। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये आर हो गया आपका, स्मॉल आर लिखते तो स्मॉल आर लिख दो। अब ये रेंज, अब इसकी वैल्यू आप किसी तरीके से निकालिए। इतनी इंफॉर्मेशन से इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। अब मानो रेंज निकल गया, अब इसके परपेंडिकुलर आपको खोजना है, पर वेलोसिटी है कहाँ ये तो खोजो। तो आपको मालूम है ये सिमेट्री होता है ना यहाँ के अबाउट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी जिस वेलोसिटी से यहाँ गया उसी वेलोसिटी से आएगा, यानी यहाँ आया भी होगा 40√2 से। अच्छा ठीक है, पर कितना एंगल से? तो आंसर है, अगर 45 डिग्री एंगल से ऊपर गया तो नीचे भी कितना एंगल से आया होगा? 45 से। हॉरिजेंटल से यहाँ 45 ऊपर है तो हॉरिजेंटल 45 नीचे हो। कहीं पे कोई दिक्कत? अब आप कौन सा वेलोसिटी लोगे? तो आंसर है, ये तो वेलोसिटी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वेलोसिटी चाहिए जो आर के परपेंडिकुलर हो। आर ये है, इसका परपेंडिकुलर, कुछ बातें समझ पा रहे हैं? ये इस भी का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा? भी कॉस 45, और ये क्या हो जाएगा? भी साइन 45। भी का वैल्यू मालूम है, समझ पा रहे हैं? अब बताओ आपके काम का कौन सा वेलोसिटी है? भी साइन 45, समझ पा रहे हैं? हालांकि यहाँ पे दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि 45 साइन और कॉस वैल्यू सेम ही होता है। तो वेलोसिटी की जगह ये ले लेंगे, तो ओमेगा हमारा क्या बन जाएगा? v साइन 45 डिवाइडेड, और r की जगह आ जाएगा रेंज। बस अब सॉल्व भी तो करना है, यही किए ना आप लोग? सही है आपका आंसर। सॉल्व करके मुझे जरा बताइए तो कितना आंसर आता है आपका। चलिए, आया ना? कितना आ गया? 1/8 आ गया, 1/8। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8 रेडियन पर सेकेंड। 1/8 रेडियन पर सेकेंड। रेंज कोई बच्चा निकाला था? रेंज का वैल्यू कितना आया था? 320 ना? ठीक, चलिए। तो देखिए, कुछ भी नया तो नहीं था, कल भी ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे। आपसे जो भी मिस्टेक हुआ होगा, कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ होगा। ओके,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ATAC का। पुराना कल किए थे, अब ये आपसे होना चाहिए, नहीं होने से गड़बड़। पूछ रहा है आपसे, फाइन AC and AT एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो, कल कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं AC AT का, जरा फाइन कीजिए तो, जल्दी से फाइन कीजिए। कल AC और AT का कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जल्दी से फाइन कीजिए प्लीज। कल किए हैं, आप आंसर दें। देखो अभी ना नेट एक्सेलेरेशन नहीं पूछा है, फिर भी आपको पता है नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, जी समझ पा रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड। अब बस आपको एक काम करना है कि 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में जी का जो कंपोनेंट होगा नेट एक्सेलेरेशन का, वही टेंजेंशियल हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वही नॉर्मल या सेंटीपिटल हो जाएगा। बस इतनी सी बातें हैं, प्लीज करें, टाइम पास करने से फायदा नहीं है। आया ना? कितना आ गया आंसर अपना? AC का वैल्यू आ गया, बोलिए, हेलो, AC 8, AC आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और 86, क्या आप सभी का यही आंसर आया? जा चेक कर लो, मेरे पास आंसर नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से। क्या आपके पास यही आया, कुछ अलग आ रहा है? चेक करो जरा। हम्म, उल्टा हो गया, AC 6 है। ठीक है, बाकी लोग, कुछ तो आप लोग का आया होगा आंसर। क्या आया जी? कुछ आया नहीं? कितना आया? कुछ नहीं आया। ये आपका आ रहा है 6, ये आ रहा है 8। देखो एक बच्चे का ये आ रहा है, आप लोग तो बताओ। अरे बोलो ना, कुछ तो बोल दो, उसमें क्या। यस बताइए, हमें नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना है। आप ही लोग को बताना है, जब बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे भाई, इसमें क्या है। अरे कल कई क्वेश्चन तो किए हैं ना, क्या करते हैं नेट एक्स से, कल तो पूरा प्रोजेक्टाइल लिए थे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल 2-3 जगह निकाले थे, एक होमवर्क किए थे, T इक्वल टू 7 सेकेंड पे था। अभी तो एकदम आसान सा है। अभी तो एकदम आसान सा है। अरे भाई क्या दिक्कत है, आप लोग एकदम अजीब सा करते हो। गलत आंसर देने में क्या तकलीफ है? या तो बोलिए बन ही नहीं रहा, एकदम काम ही नहीं कर रहा दिमाग, कैसे सॉल्व करेंगे। कल कई क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए इस टाइप का, फिर गलत आंसर आएगा, पर आंसर तो आएगा ना, आंसर क्यों नहीं आएगा? मतलब एटीट्यूड पूरा डेवलप कर लिए, नहीं सॉल्व करना है। क्या आंसर है बताओ जल्दी। हेलो, है आंसर कुछ है?
अरे कुछ है, 2 5 इनफाइनाइट, कुछ तो बोल दो। 54। ठीक है भाई, देखो देखिए बॉडी 2 सेकंड बाद मान लो कहीं पे है, मान लो यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे भी होगा 2 सेकंड बाद, तो मुझे पता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाला है, सेम, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक वेलोसिटी तो इधर रहेगा 15, और दूसरा आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो शुरुआत वेलोसिटी जो था इनिशियल, ये 0 था, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कल भी बात किए हैं, कितना हो जाएगा वेलोसिटी, लो 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 20। कुछ याद आ रहा है, नहीं तो फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालो, उससे भी निकल जाएगा आपका। तो 2 सेकंड बाद यहाँ आ गया 20। ये तो दो अलग अलग कंपोनेंट निकाले, नेट वेलोसिटी किधर होगा, हाँ जी, लेकिन इधर ही होगा, आपको पता है यही ए नेट है जिसकी वैल्यू जी है। अब नेट वेलोसिटी किधर होगा, दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, यही होगा बी, कितना होगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जो भी हो, मुझे तो एंगल में इंटरेस्टेड है। तो आप एंगल निकाल सकते हैं, या तो ये एंगल निकाल दो, वो एंगल, मान लो ये एंगल थीटा निकाले, तो इस 15 को यहां लेकर आ जाओगे, है ना, तो बताइए टेन थीटा क्या होगा, 15/20, यही हो जाएगा ना, 15 सामने आ गया, 15/20, 5 से करोगे 3/4, बताइए टेन थीटा 3/4 कब होता है, 30, तो एंगल कितना आ गया 37। अब पता है 37 है, अब ध्यान से देखो, ए नेट अगर v की डायरेक्शन में जाएंगे तो 37 जाना पड़ेगा, यानी कि टेंजेंशियल जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा। इसका दो कंपोनेंट तोड़ोगे ना जी, कौन सा दो, कौन सा दो, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाला हो जाएगा ए सी, ये वाला हो जाएगा ए टी। इसमें कहां पे दिक्कत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ए सी क्या हो जाएगा जी साइन थीटा। अब बस वैल्यू ही तो निकालना है, ऐसे ही निकाले, देख लो ऐसे ही निकालने पे आंसर आ रहा है 6 और 8। चलिए जो भी आंसर आ रहा है सही है, तरीका क्लियर है ना, कल भी कई क्वेश्चन किए हैं। आप लोग ही कोई ऐसा टेक्निक बताओ जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, ऐसा क्लास में क्या किया जाए, कौन सा चूरन, कौन सा कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसा किया जाए। बेसिक तरीका तो हर टीचर को यही पता होता है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दो, जो पैटर्न पे क्वेश्चन आता है वो पैटर्न की क्वेश्चंस करा दो, फिर बच्चे घर पे प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन होने लगता है। 5 क्वेश्चन करते हैं, एक दो नहीं होता, फिर उसको दोबारा देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, टीचर्स देखते हैं जैसा करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड मेथड है, पर आप लोग के केस में वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो बताइए आपकी केस में कौन सा नया फॉर्मूला बनाया जाए जिससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। ऐसा कोई प्रोसेस, आप लोग इतना रील यूट्यूब देखते हैं उस पर खोजो ना, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें घर में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन घर पे नहीं सॉल्व करना है और फिजिक्स धकाधक अच्छा से सॉल्व होने लगे, बिना पढ़ाई का नीट अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ देखो, कुछ मिले मुझे बताओ, करें। ठीक है, चलिए ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये सारी चीजें कहाँ था, मोशन इन प्लेन में आपका जो बुक मिलेट में है, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेगा। अब एंटर करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। अपनी सर्कुलर मोशन 2-3 जगह है, मोशन इन प्लेन में था, फिर अब सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन जब प्लेन में तो कर लिए, लॉज ऑफ मोशन जब आता है, फोर्स आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक, है ना। तो हेडिंग बनाइए डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे फिर से कुछ नहीं है, अभी तक देखो एफबीडी का जरूरत नहीं था, अब आपको दो ही स्टेप करना है, एफबीडी बनाना है,
आपको दो ही स्टेप करना है। क्या स्टेप? फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन लिखना है जो पूरा लॉज ऑफ मोशन में लिखते रहे। नेट फोर्स इक्वल टू ma। बात समझ पा रहे हैं? अगर बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स बैलेंस होगा, बॉडी रेस्ट में नहीं है, जिस डायरेक्शन जा रहा है उधर की फोर्स ज्यादा होगा। बस इतना ही काम करना है अब सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए आइए हेडिंग बनाइए, डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। करते हैं एकदम आराम से, 10 मिनट देखिएगा, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए एक जनरल केस लेते हैं, एक जनरल केस लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मान लो कोई बॉडी है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपको मालूम है, आपको मालूम है ये इसका ओरिजिन होता है। मान लो पार्टिकल अभी यहाँ पे है, ठीक है। देखो डायनेमिक का क्वेश्चन सॉल्व करने में पहली चीज तो ये देखना होता है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि एफबीडी में आप क्या दिखाओगे? फोर्स ही तो दिखाओगे। तो आप सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के गिवन हिसाब से देख लोगे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन लग रहा है, कहीं किसी के कांटेक्ट में तो नॉर्मल लग रहा है, किसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जो भी फोर्स लग रहा है वो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मान लो 3 फोर्स लग रहा है इस पे। एक इधर लग रहा है कुछ F1 फोर्स, ठीक है। मैं बस ऐसा जनरली माना हूं, ठीक है। वो फोर्स कौन सा लगेगा वो आप डिसाइड करोगे। मान लो एक फोर्स लग रहा है इधर F2 और एक फोर्स लग रहा है इधर F3, ठीक। ऐसा मैं मान लिया कि एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इस बॉडी पे टोटल 3 फोर्स लग रहा है। F1, F1 किधर गया? इधर है F1, F1, F2, F3, ऐसा 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा, आपको मालूम है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में, बहुत ध्यान समझिए, किसी भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन कौन कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है? आंसर एक होता है सेंटर की तरफ, जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन देने वाला कौन? फोर्स। एक्सेलेरेशन देने वाला कौन? फोर्स। यानी कि एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, और कौन सी डायरेक्शन में है? हम जानते हैं एक होता है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। कुछ याद आया? यानी एक फोर्स इधर होगा, तो एक फोर्स इधर होगा और एक फोर्स इधर होगा। क्या इस दोनों के अलावा किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है क्या सर्कुलर मोशन में? नहीं। एक्सेलेरेशन का यही दो कंपोनेंट निकालते हैं ना, और एक्सेलेरेशन आता फोर्स से है। जिधर एक्सेलेरेशन है उधर फोर्स होना जरूरी है। यानी आप में ये तो 3 बनाया, मान लो 10 फोर्स मिलता है अलग अलग डायरेक्शन में, पर आपको पता है कि मुझे फाइनली 2 ही डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, क्योंकि एक्सेलेरेशन 2 ही डायरेक्शन में है। यानी सभी फोर्स का आप कंपोनेंट ऐसा तोड़ोगे कि फाइनली 2 डायरेक्शन, कौन सा 2? एक रेडियल डायरेक्शन, इसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन, इसको बोलेंगे कौन सा डायरेक्शन? टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये हो गया टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन को, और ये एक डायरेक्शन हो गया रेडियल, ये हो गया रेडियल। तो जो भी फोर्स है इसको आपको ये 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। कुछ फोर्स ऑलरेडी उधर है तब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे F1 ऑलरेडी रेडियल डायरेक्शन में है, तो क्या इसे डिस्टर्ब करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, आपका F2 और F3 किसी और डायरेक्शन में है, तो अब इसको टेंजेंशियल या रेडियल डायरेक्शन में लेकर चले जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो, मान लो आपको एंगल पता है, किसी भी तरीके से एंगल निकालेंगे। मान लो आपको पता है ये एंगल है कुछ θ1 या अल्फा मान लो, और मान लो ये एंगल है आपको पता है बीटा। एंगल ज्योमेट्री से निकलेगा, आपका क्वेश्चन जैसा होगा वैसा एंगल होगा। बस अप्रोच सीखिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप मुझे समझ में आ गया भाई, ये F1 F2 प्रॉब्लम दे रहा है, F2 और F3 इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दें।
एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा F2 साइन अल्फा, इसका नाम हो जाएगा F2 कॉस अल्फा। सेम इसी तरीके से F3 का भी कंपोनेंट टूट जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? इसका नाम क्या हो जाएगा जी? F3 कॉस बीटा, इसका नाम बोलो F2 लो साइन बीटा। क्या यहां तक चीजें आपको समझ में आया? तो एक्चुअल में आपका जो एफबीडी बना वो ऐसा बना। अगर मुझे इसका एफबीडी बनाना हो तो मुझे एक्चुअल में ये समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि इसमें एक इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है और जस्ट इसके अपोजिट दो फोर्स लग रहा है, F2 साइन बीटा प्लस F2, दोनों F2 क्यों है? ये एक F3 होगा, ठीक है, बीटा के साथ F3 आएगा, तो F3 और F2 साइन बीटा, ये दो है। आपको समझ में आ रहा है? बीटा के साथ F3 होगा। और दूसरा फोर्स है ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, ऊपर है F2 कॉस अल्फा, तो इधर है F2 कॉस अल्फा, और नीचे की तरफ एक फोर्स है F3 कॉस बीटा। एक बार मुझे बताइए, क्या यहां तक बातें समझ में आया? एफबीडी कैसे बनाना है क्लियर हुआ? जितनी भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स ले लेना है, फिर उस सारी फोर्स को सिर्फ दो ही डायरेक्शन में रिजॉल्व करके लाना है। कौन सी दो डायरेक्शन होगा वो? एक डायरेक्शन होगा रेडियल बोलेंगे और एक बोलेंगे टेंजेंशियल, या सिंपल बोलना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या ये बातें क्लियर है? अब मुझे मालूम है ये चार फोर्स मिलाकर दो ही एक्सेलेरेशन दिया है। कौन सा? एक एक्सेलेरेशन इधर है बॉडी के पास, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन है जिसका नाम AC है, और अगर स्पीड अप है तो ऊपर की तरफ होगा और अगर स्पीड डाउन है तो नीचे की तरफ होगा। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कैसा स्पीड है। मान लो ऊपर की तरफ बॉडी जा रहा है और स्पीड अप हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन है 80। तो इक्वेशन बनाना सिंपल रूल है, नेट फोर्स इक्वल टू ma, ऐसा ही होता है ना, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनाएंगे? देखो, अगर मानो इसके लिए इक्वेशन लिखना है इस डायरेक्शन में, तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है, F1 या ये दोनों मिलके? कौन ज्यादा है? F3 साइन बीटा प्लस F2 साइन बीटा ज्यादा है या F1 ज्यादा है? F1। क्यों समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। तो नेट फोर्स कैसे लिखोगे? नेट फोर्स हम लोग लिख देंगे, अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, F1 माइनस उस दोनों को करेंगे F3 साइन बीटा प्लस F2 साइन, दोनों बीटा क्यों है भाई? एक अल्फा है, 2 के साथ अल्फा रहेगा ना, 2 के साथ अल्फा रहेगा, यहाँ पे गलती है। आप लोग कहाँ हो? आप लोग इधर ही हो? कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग, बस देख रहे हो, इधर ही हो ना? तो F2 साइन अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। समझ पा रहे हैं ना? तो ये इक्वल टू हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, जगह कम है, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा ma। तो मास, और ए कौन सा लेंगे? AC। ए कौन सा लेंगे? AC। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, AC का अपना एक फॉर्मूला है क्या? V²/R। समझ पा रहे हैं? तो ये बन गया F1 माइनस, इसको तोड़ दो पूरे को, तो F3 साइन बीटा माइनस F2 साइन अल्फा। अच्छा, ये क्या मिला इसका ध्यान से नाम देखो, ये है नेट फोर्स, ये है नेट फोर्स।
टुवार्ड रेडियल डायरेक्शन या सेंटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम ए एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू एम ए, यानी कि क्या ये अपने आप में एक फोर्स है? अरे एम ए फोर्स को ही ना बोलते हैं, तो कौन सा फोर्स है? इस फोर्स का हम नाम देते हैं, एक्सेलेरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या रख देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ पा रहे हैं? तो ये एम ए सी जो है इसका नाम रखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वही बन जाएगा, एसी का फॉर्मूला लिख दो वी स्क्वायर बाय आर, यानी सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से बताओ दूसरा इक्वेशन क्या बनाओगे? F2 cos अल्फा माइनस F3 cos बीटा शुड बी इक्वल टू एम ए, पर ए कौन सा? एटी। क्लियर है ना? अब एटी का कोई स्पेशलाइज फॉर्मूला नहीं है, ये तो निकालते हैं, इसीलिए वहां पर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लिखेंगे बी स्क्वायर बाय आर, वहां पे ऐसा ही एक इक्वेशन बन जाएगा। बस इतना ही है पूरे लॉज ऑफ मोशन का, सर्कुलर मोशन। क्या बातें समझ पाए? इसको आराम से नोट कीजिए, कहीं पे दिक्कत हो पूछिए। तो फिर से आप देख रहे हैं कहानी एसीएटी के पास ही अटक जा रहा है, इसीलिए इतना सारा मेहनत किया गया एसीएटी निकालने के लिए। अगर एसीएटी नहीं निकालेंगे फिर गड़बड़ है। आप पहले ये बनाइए, फिर ये डायग्राम बनाएं, फिर उसके नीचे ये इक्वेशन लिखे, है ना? चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो एक और इक्वेशन कैसे लिख लेंगे? जल्दी से कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो। आप खुद से लिखिए एक और इक्वेशन, एम ए टी वाला एक और इक्वेशन लिखिए जरा, एम ए टी वाला एक और इक्वेशन लिखिए। आइए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए देखिए एक और इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग। हमें पता है ऊपर की तरफ अगर एक्सेलेरेशन है तो F2 cos अल्फा माइनस क्या होगा जी? F3 cos बीटा इक्वल टू एम ए टी, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब पूरे सर्कुलर मोशन का कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी दो इक्वेशन से सॉल्व होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका कुछ गिवन होगा, कुछ अननोन होगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसा भी करना है, पर बेसिक अप्रोच यही रहने वाला है। ठीक है, अब एक बात सुनो जरा ध्यान से समझो। हमने दो एक्सिस तो ले लिया, एक एक्स एक्सिस जिसको रेडियल बोले, एक वाई एक्सिस, तीसरा एक्सिस भी होता है क्या? होता है। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस, है ना? जो कि जेड एक्सिस कहां होगा? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है? उस एक्सिस के अबाउट क्या बॉडी का में फोर्स नहीं लग सकता? आंसर है लग सकता है। मान लो, ध्यान समझो, मान लो ना एक कोई पार्टिकल है, देखो मान लो ये बैटरी है, मैं इसको एक सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं, ठीक है, ऐसा घुमा रहा हूं। अभी चलो मैं बातें करता हूं, ये लिखे ना इक्वेशन, लिखे ना? ओके, आ जाइए, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ना ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस सरफेस पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
अब बताओ इसका रेडियल यानी एक्स एक्सिस और टेंजेंशियल यानी वाई एक्सिस कौन सा लोगे? देखो ये मानो यहाँ पार्टिकल है, यहाँ सेंटर होता है, या ये ऐसा, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये तो डायरेक्शन हो जाता है इसका, रेडियल या एक्स एक्सिस बोल दो या रेडियल डायरेक्शन, और एक टेंजेंशियल लेते हैं वेलोसिटी बढ़ाने घटाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो बॉडी है तो भी इसका ये है ना, तो एक्सेलेरेशन उधर ही होगा बढ़ाने घटाने वाला, यानी दूसरा ये डायरेक्शन होता। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये इसका वाई एक्सिस बोल दो या टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल दीजिए। क्या यही अभी सीखे ना? मैंने सिर्फ प्लेन बदल दिया, अभी वर्टिकल प्लेन में दिखा रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा रहा हूं। क्या तीसरा जो है जेड एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस कौन सा होगा, समझ पा रहे हैं ना? ये वाला होगा जेड एक्सिस, है ना? ये होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या इसको बोल सकते हो जेड एक्सिस। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी मानो वो पार्टिकल है, बताओ जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा उस पे? लो हाँ ना तो बोलो, क्या बोलते? लग रहा है ना? कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए जरा नाम। एम जी। ग्रेविटेशन किधर लगेगा जी? नीचे, मतलब जेड एक्सिस पे ही लगेगा ना? अच्छा, ग्रेविटेशन के अलावा और भी कोई फोर्स लगेगा? नॉर्मल, अरे सरफेस के कांटेक्ट में ना जी, तो क्या लगेगा? नॉर्मल। वो किधर लगेगा? जेड एक्सिस में ही लगेगा ना, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस में और एक निगेटिव जेड एक्सिस में। तो दो और डायरेक्शन आपको मिला जिस डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स तो लग सकता है, क्लियर है ना? पर उस डायरेक्शन में क्या बॉडी मूव करेगा क्या? इस डायरेक्शन में क्या बॉडी मूव करेगा? आंसर है नहीं मूव करेगा। अगर मानो इधर बॉडी में एक्सेलेरेशन आ गया, यानी इधर मोशन आ गया कुछ भी, तो ये अपना सर्कल ही छोड़ देगा, प्लेन ही छोड़ देगा, बॉडी फिर हेलिकल मोशन हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलिकल मोशन अपने में है नहीं, हेलिकल मतलब स्प्रिंग की तरह, फिर ये ऐसा भी चलने लगेगा, समझ पा रहे हैं? ये जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो चैप्टर उसमें है, हेलिकल मोशन मैग्नेटिज्म में, अभी नहीं है, हमारा 11th की सिलेबस में नहीं है। तो कहना ये है कि तीसरी डायरेक्शन में भी फोर्स तो है या हो सकता है, पर उस डायरेक्शन में फोर्स हमेशा बैलेंस होगा, यानी कि ऊपर की तरफ एन और नीचे की तरफ एम जी क्या रहेगा, बराबर, और दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ पा रहे हैं? तो आपने अभी जो दो इक्वेशन लिखा, पहला इक्वेशन तो ये लिखा कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस या रेडियल, हम लोग रेडियल बोलते थे, तो यहां मैं रेडियल लिख दे रहा हूं, इक्वल टू कर दिए एम ए सी। फिर आपने दूसरा इक्वेशन लिखा नेट फोर्स इक्वल टू टेंजेंशियल डायरेक्शन इक्वल टू कर दिया एम ए टी। तीसरा आपको नेट फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन या जेड एक्सिस, ये हमेशा क्या करना पड़ेगा, जीरो। कभी भी प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब सर्कल जिस प्लेन में चल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं हो सकता। फोर्स हो सकता है पर वो फोर्स कैसा रहेगा, हमेशा बैलेंस रहेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर्कल जो है एक मोशन इन प्लेन है, सर्कुलर मोशन क्या है, एक मोशन इन प्लेन, तो एक ही प्लेन में सारा फोर्स होगा, प्लेन के बाहर कोई भी फोर्स नहीं होगा। फोर्स नहीं होने का मतलब है पर वो कैंसिल हो गया है किसी ना किसी से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन में एक्सियल, टेंजेंशियल, तीन तरीके से सर्कुलर मोशन होगा। आप चाहो तो डायग्राम में ही इसी में लिख सकते हैं कि जो रेडियल डायरेक्शन है वो क्या है आपका, एक्स एक्सिस। टेंजेंशियल डायरेक्शन ये क्या है आपका, वाई एक्सिस। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये जो आपका क्या है, जेड एक्सिस। आप जैसा भी नाम देना चाहें, एक्सिस का नाम दे दीजिए या
रेडियल टेंजेंशियल ऐसा नाम दीजिए। बात एक ही है, बात एक ही है। आइए अब जितनी बातें हम लोग किए ना कंप्लीट हो गया, अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार ना वर्ड में मैं स्टेप दिखा देता हूं आपको, बस बेसिक में एकदम क्लियर रखिए, बेसिक में कहीं पे दिक्कत नहीं हो। तो आप कुछ स्टेप लिख लीजिए टू प्रोसीड। कौन सा स्टेप हमेशा प्रोसीड करेंगे किसी भी डायनेमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अच्छा, ये सारे स्टेप बस शुरुआत में लिखना होता है। जैसे याद कीजिए मैंने आपको बहुत बार स्टेप लिखाया, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं कुछ दिन के बाद आपको स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाता है। लेकिन मान लो 1 महीना हो गया, आप भूल गए, अब सडनली आप क्वेश्चन देख रहे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हम लोग एकदम आराम से सॉल्व करते हैं, उसके बाद तो हर क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। तो जब रिवीजन के समय आपको समझ में नहीं आएगा कैसे, तब आप पहला क्वेश्चन या थ्योरी के पास जाएंगे, वहां स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टेप हम लोग रिवीजन के लिए लिखते हैं कि कभी भी कोई टॉपिक भूल गए तो रिवाइज करते समय हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा कैसे हम लोग करते थे। आइए तो पहला स्टेप लिखिए, पहला स्टेप लिखिए, डिफाइन द सिस्टम, define the system that is plane of motion, that is plane of motion. Define the system, define the system that is plane of motion and center of center of circle and center of circle। इसका क्या मतलब हुआ ध्यान समझिए, हर एक बात को समझते भी जाएंगे। देखिए डिफाइन द सिस्टम मतलब क्या है, कौन सा प्लेन में हो रहा है मोशन, ये समझो। सर्कुलर मोशन कैसा भी हो सकता है, ये भी एक सर्कुलर मोशन है, अगर ये ऐसा घूमे ये भी सर्कुलर मोशन है, और ये भी सर्कुलर मोशन है, पर ये वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर कोई मान लो वर्टिकल प्लेन में चल रहा है तब हमारा mg तो टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? पर अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तब तो आपका mg कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर वाला फोर्स है, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तब तो ये 0 होना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। बातें समझ पा रहे हैं? तो आपको प्लेन बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेना है किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि सर्कुलर मोशन कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वर्टिकल प्लेन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात सेंटर भी डिसाइड होना चाहिए। जैसे मान लो आपको कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया, एक स्ट्रिंग है मान लो ऐसा, एक स्ट्रिंग है उसमें मास, और ये मास ऐसा घुमाया जा रहा है ना, ऐसा लेकर ऐसा घुमा रहे। अब सर्कल तो हॉरिजॉन्टल में है, अच्छा ये बंधा हुआ यहां से, पर इसका सेंटर ये नहीं है, इसका सेंटर ये है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी स्ट्रिंग से स्ट्रिंग का एंड ही हमेशा सर्कल होगा। और मान लो अगर इसी स्ट्रिंग की मास को ऐसा घुमाते तो इस समय स्ट्रिंग जहां से बंधा हुआ है वही सेंटर हो जाता, जबकि यहाँ पर सेंटर ये होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि उस क्वेश्चन का सेंटर कहाँ होगा, ताकि वहीं से आपको पता चलेगा सेंटीपिटल कौन सी डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ। और दूसरी बातें कि प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, कैसा प्लेन है। तो स्टेप 1 क्लियर है ना? स्टेप 1 क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा स्टेप लिखिए, ड्रॉ एफबीडी। दो ही स्टेप किए, ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी का मतलब आप समझते हैं, जितनी फोर्स है सारा फोर्स ड्रॉ कीजिए, और इसमें ऐसा करना है कि 3 एक्सिस के लॉन्ग सारा फोर्स को लाना है, जिसमें 2 एक्सिस एक्स और वाई यानी टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन की इक्वल टू क्या कर दोगे, एम ए, और तीसरा जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको इक्वल टू क्या करोगे, 0। समझ पा रहे हैं? तो एफबीडी में ही दूसरे स्टेप में ही एबीसी लिख दीजिए, एबीसी लिख दीजिए। पहले ए लिखिए, देखिए देखिए
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या टेंजेंशियल फोर्स होगा? क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म में? नहीं। यहां तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको फोर्स लाना है, तो इधर बस एक ही इक्वेशन बनेगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्स along radial direction should be equal to MAC, या आप लिख सकते समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इक्वल टू mv²/r। ये हमारा पहला इक्वेशन और आखिरी इक्वेशन बनेगा। अब इसमें तो सभी अगर है भी टेंजेंशियल, अगर बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का भी फोर्स जीरो ही होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का भी फोर्स जीरो ही होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ए था। बी में लिखिए, बी में जरा लिखो, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम। अब नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होता ही है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में आप mv²/r लिखेंगे या mac लिखेंगे, जो भी लिखना है लिखिए। ये एक इक्वेशन रहेगा। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यहां होता है, mat लिखेंगे। पर तीसरा तो अभी भी जीरो होगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हमेशा फोर्स जीरो ही होगा, हमेशा फोर्स जीरो ही होगा। देख लो, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछिए, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछो। हो गया ना? और यहीं पर ये हो गया अपना, यही दो स्टेप है बस, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं। यहीं पे एक छोटी सी चीज लिख लीजिए अलग से, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहीं पे अलग से छोटी सी चीजें लिख ली, बाकी वहां में डायग्राम में तो दिखाई दिया। बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? नेट फोर्स एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन, है ना? या और ज्यादा सिंपल भाषा में लिखना है, हमें तो एग्जाम में लिखना नहीं, तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, तो लिख लीजिए इट इज ए नेट फोर्स, इट इज ए नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, इट इज ए नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ जितना भी नेट फोर्स लगे उस सभी को मिलाकर हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे पुराना केस में बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन था? F1 माइनस F2 प्लस F3 था ना, कुछ साइन कॉस लगा के। देखो, तो देखो ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, जैसे फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स था, नॉर्मल एक टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है। समझ पा रहे हैं? सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं है, ये बस एक नाम है कि जो जो फोर्स सेंटर की ओर लगेगा नेट फोर्स, उस सभी को मिलाकर हम लोग क्या बोल देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है, तो हम बोलेंगे यही टेंशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो कहीं पे टर्निंग ऑफ रोड है, वहां पर आगे देखेंगे कोई कार जब टर्न करता है तो फ्रिक्शन लगता है वहां पर सेंटर की तरफ, तो वहां पर फ्रिक्शन को ही क्या बोल देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो कहीं पे कुछ और आ गया, जैसे ध्यान से समझिए, जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, मान लो ये कोई एक प्लैनेट है, इसके चारों ओर कोई दूसरा इसका सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो प्लैनेट सैटेलाइट को अपनी ओर खींचता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो देखो सेंटर पे अगर प्लैनेट है तो सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, यही क्या हो गया यहाँ का?
सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इस डायरेक्शन में मान लो कोई और फोर्स होता है, सपोज F1, तब यहाँ पर Fg भी सेंट्रीपिटल नहीं कहलाता, तब यहाँ पर कहलाता Fg माइनस F1 सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर जैसे देखो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। कौन सा फोर्स है आप जानते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कहा आप समझ पा रहे हैं कि जो भी फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, जो भी फोर्स सेंटर की ओर लगेगा उसी का नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अकेले फोर्स हो या दो तीन और हो, मान लो इधर दो और फोर्स है, मान लो इधर कुछ है F3 F4, अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस F3 माइनस F4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वही आपने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन, इट इज ए नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है ना? जैसे मान लीजिए इंडियन टीम में मानो क्रिकेट टीम है, अब उसमें 11 प्लेयर होता है, तो प्लेयर अलग अलग है, अब कैप्टन बोल के कोई प्लेयर नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स करके कोई अलग से फोर्स नहीं है। जो उस समय टीम को लीड करेगा वही कैप्टन, और कैप्टन कोई भी हो सकता है, किसी मैच में विराट कोहली हो सकता है, किसी मैच में रोहित शर्मा हो सकता है, किसी मैच में XYZ कोई भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपकी क्लास में जैसे मॉनिटर होता था आपके स्कूल में, है ना? तो मॉनिटर कोई भी तो हो सकता है, मॉनिटर बोल के कोई अलग से स्टूडेंट तो नहीं होता था कि दो तीन टाइप के स्टूडेंट थे, बॉयज गर्ल्स एंड मॉनिटर, ऐसा तो होता नहीं। आप ही स्टूडेंट में से किसी क्लास में किसी को मॉनिटर बनाया जा सकता है। इसी तरीके से मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है, जो बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा या जो बॉडी का डायरेक्शन बदलेगा वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कहीं पे फ्रिक्शन वो काम कर रहा होता है, कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो काम कर रहा होता है, कहीं पे ग्रेविटेशन वो काम कर रहा होता है, कहीं पे टेंशन वो काम कर रहा होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कहीं पे दो तीन फोर्स मिलकर वो काम कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर तीन फोर्स मिलकर वो काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलिए, और जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सारा फोर्स इक्वल टू हो जाएगा किसके? mv²/r। मान लो FC नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो FC इक्वल टू MAC बोल सकते हैं, या FC इक्वल टू बोल सकते हैं mv²/r, या बोल सकते हैं mr⍵²। बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो एक्सेलरेशन का। तो जो भी लिखना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग लिख सकते हैं, VR भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पर कंप्लीट हुआ आपका डायनेमिक पोर्शन। अब अलग अलग कुछ सिचुएशन लेकर मैं आपको जितनी भी चीजें लिखाया उसके साथ डील करता हूं, है ना? और आपको भी आज घर पे जाकर अब डायनेमिक में एंटर कर जाना है, डायनेमिक का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी है नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी है नहीं डायनेमिक्स में। अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आते जाएगा, ठीक है? तो बस हेडिंग बना दीजिए, सम इंपॉर्टेंट कंडीशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है या पैटर्न है क्वेश्चन आने का, जैसे अभी देखेंगे न्यूक्लियस वाला, ग्रेविटेशन वाला, अलग अलग हर जगह देखेंगे। हम वही काम करेंगे आपके साथ। क्या करेंगे? नेट फोर्स खोजेंगे सेंटर की तरफ और उसको क्या लिख देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, पहला लिखिए, 5-7 कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन लिखिए। अब देखो हर कंडीशन को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो बस 4-5 कंडीशन अपनी नोटबुक में लिखा रहेगा तो क्या होगा, अपने को एक ना डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमेशा ऐसा सोचना है। अदरवाइज मैंने जो अभी 10 मिनट समझाया आप घर जाते जाते भूल जाओगे, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर में केमिस्ट्री या बायोलॉजी आएगा, फिर दूसरा विषय आएगा, फिर आपका अलग आएगा, तो ये पुरानी वाली चीजें हट जाएगी, इसलिए नोट कर लेते हैं। पहला लिख लीजिए, इन एटम
attraction between in atom, attraction between electron and nucleus provide required centripetal force, provide required centripetal force. आ जाइए, सिंपल। ये मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सिर्फ प्लस चार्ज रहता है, और मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए किसी भी न्यूक्लियस का नेट चार्ज कितना होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उसके लिए एक डिजिट बताए हैं, जेड। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, बराबर ही होता है, पर हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? ई के बराबर, समझ पा रहे हैं? तो जेड ई प्लस जेड ई, यही होता है किसी भी न्यूक्लियस का नेट चार्ज, क्लियर है ना? और किसी भी इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज कितना? माइनस ई के बराबर ही माइनस ई। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना? इलेक्ट्रो एफ ही बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब बोर मॉडल में करवाऊंगा तो देखेंगे यही कंसेप्ट को यूज करके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे, ठीक है? तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कोई और नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला समझे हैं, mv²/r। r होगा क्या? इसी का रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कहीं पे कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी ये फोर्स कितना लगेगा? तो k q1 q2 बाय r²। क्या मेरी बात समझ पाए? जेड ई एक चार्ज यानी न्यूक्लियस, दूसरा ई कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं होता है, वो प्लस माइनस तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों प्लस होता है तो रिपेल होता है, क्लियर है? अब यही इक्वेशन बनेगा, क्वेश्चन में यही सी में से कुछ देगा, कुछ पूछेगा, या बोर मॉडल भी यहीं से डिराइव होता है। केमिस्ट्री में आप लोग किए ही होंगे, केमिस्ट्री में 11th में करना है, फिजिक्स में 12 में करना है, यही किए थे बोर मॉडल। हाँ ना तो बोलो, किए थे ना? आर वगैरह कैंसिल करके बी का फॉर्मूला बना दिए थे। चलिए, तो यही बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसके आगे जैसे भी सॉल्व करना है वो तो सेकेंडरी मैटर है, ठीक है ना? आइए दूसरा देखते हैं। लिखिए दूसरा, लिखिए दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन लिखिए, देखिए इन सैटेलाइट, इन रिवॉल्विंग ऑफ सैटेलाइट, ऐसा लिख लीजिए, इन रिवॉल्विंग ऑफ सैटेलाइट, इन रिवॉल्विंग ऑफ सैटेलाइट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, in revolving of satellite gravitational attraction provide required centripetal force, provide required centripetal force, ठीक है? जैसे अर्थ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का अपना रेडियस है आर ई, ठीक है? और अर्थ से किसी एच हाइट पे कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। अच्छा, ये सारी बातें अलग अलग चैप्टर में फिर से आएगा, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ये बातें आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वो आएगी। तो मान लो ये कोई सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ये सारा क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। तो आपको पता है ये सर्कुलर मोशन है, तो अर्थ इसे अपनी ओर खींच रहा होगा, हर मास अर्थ सबको अपनी ओर खींचता है ना?
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बन जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई और नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर्मूला भी यहाँ पे ये बन जाएगा mv²/r। अब r कौन होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिए, पहले मैं r लिख रहा हूं, mv²/r इक्वल टू, ये तो होता है gm1 m2/r², ऐसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। मान लो अर्थ का मास को me बोल दे रहे हैं, सैटेलाइट के मास को ms बोल दे रहे हैं, सैटेलाइट का मास, ठीक है। अब देखो इस ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया, आंसर है RE प्लस एच, RE प्लस एच, ये पूरा हो जाएगा इसका। क्लियर है ना मेरी बात? अच्छा, ये m किसका लेते हैं, यहां पर देखो बहुत कंफ्यूजन होगा, ये m किसका लेते हैं, दो दो मास है ना। सेंटीपिटल फोर्स लग किस पे लग रहा है, जो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में कौन घूम रहा है, सैटेलाइट। तो ये लेंगे किसका जी, सैटेलाइट का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये देखो यहाँ m की जगह लिखा मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बाय सैटेलाइट का रेडियस RE प्लस एच शुड बी इक्वल टू g। एक मास तो अर्थ का होगा पर दूसरा मास सैटेलाइट का होगा, बाय RE प्लस एच का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है, ms सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगा मास, मेरी बात समझ पा रहे हैं, RE ये कैंसिल हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना रह जाएगा, जो दिया रहेगा बाकी पूछेगा, अप्रोच यही रहेगा। तो देख रहे हैं दो अलग कंडीशन था बट एकदम सेम ही है, समझ पा रहे हैं, एकदम सेम ही है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंडीशन डील करेंगे। ये दोनों मैंने इसलिए अभी लिखा दिया क्योंकि अभी फिर इस चैप्टर में इसका डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग अलग चैप्टर में आएगा, ठीक है। अगली क्लास से पेंडुलम वगैरह स्टार्ट करेंगे, पेंडुलम ये सारी चीजें आज यहीं तक करेंगे हम लोग। अटेंडेंस दे दीजिए आज प्लीज जाकर, अच्छा कल टेस्ट है, फिर भी ठीक है, कल टेस्ट का पढ़ लो, टेस्ट देने के बाद पूरा लग जाना, क्या लग जाना, सर्कुलर मोशन में, और कंप्लीट कर ही लीजिए।